अंधेरे में सोनिया की सफ़ेद और सियाह आंखें मुझ पर जम गईं। उसने गहरा सांस लिया और मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आ गया, हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे, क्योंकि उसे इतना मालूम था कि वो किसी ऐसे जजीरे में कैद है जहाँ से फ़रार होना बहुत मुश्किल है। मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में जल्दी जल्दी सारी कहानी बयान कर दी। मैंने उसे ये बिल्कुल ना बताया कि मिस्र में उसके बाप का इंतकाल हो चुका है और माँ बिस्तर मर्ग पर पड़ी है। उसने लंबा सांस भरकर कहा, यहाँ से फ़रार होना नामुमकिन है। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक अंडमान के इस जजीरे पर इसराइलियों का अमल दखल है तो उन्होंने इसके गिर्द सख्त पैरा लगा रखा होगा। उनके लांच दिन रात गश्त करते होंगे। मेरे साथ तुमने अपनी ज़िंदगी को बिना हक दांव पर लगा दिया है। जब तक पीछे से हमें कोई मदद नहीं पहुंचती हम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकेंगे। मैंने कहा, हमें पीछे से कभी मदद नहीं आया करती। मैं जान पर खेल कर तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ। अब खुदा ने चाहा तो तुम्हें यहाँ से भी निकाल कर ले जाऊँगा। सिर्फ मुझे तुम्हारी हिम्मत और सब्र और इस्तकामत की ज़रूरत है। सोनिया ईसा से बोली, इससे मुझे हर हालत में काम लेना ही पड़ेगा। अगरचे यहूदियों ने मुझ पर इतने जुल्म तोड़े हैं कि मेरा सारा जिस्म एक दुखता हुआ फोड़ा बन गया है, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाली लड़की नहीं हूँ। शाबाश, मुझे यही चाहिए। यह कहकर मैंने शगाफ की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हें इसके अंदर रहना होगा उस वक्त तक जब तक कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई इंतज़ाम नहीं कर लेता। इसमें एक दिन भी लग सकता है और एक हफ्ता भी। एक बात तुम्हें अपने जहन में रखनी होगी कि तुम्हारे फरार का थोड़ी देर बाद यहूदियों को इल्म हो जाएगा। इसके साथ ही इस जजीरे पर एक तूफान बर्पा हो सकता है। यहाँ जितनी फोर्स मौजूद है वो सब की सब तुम्हारी तलाश में निकल खड़ी होगी। वो इस गड्ढे और मिट्टी के तोदे के पास भी आ सकते हैं। तुम्हें दिन के वक्त किसी भी हालत में यहाँ से बाहर नहीं निकलना होगा। अंधेरा होने के बाद बेहद एहतियात और पूरी तसल्ली कर लेने के बाद तुम इस लाश से चंद लम्हों के लिए बाहर निकल सकती हो। यूँ समझ लो कि मौत से बचने के लिए तुम्हें कुछ रोज़ कब्र के अंदर गुजारने होंगे। क्या तुम इस पर अमल कर सकोगी? सोनिया ने कहा, मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हारी एक एक हिदायत पर अमल करूँगी। मैंने उसे बताया कि मैंने लहद में नारियल जमा कर रखे हैं और उसे ये भी तसल्ली दी कि मैं उसके लिए रात को किसी भी वक्त कुछ न कुछ खाने को लाता रहूँगा। मैंने उसे अपना पिस्तौल और चाकू भी दे दिया और कहा कि वो इसे अपनी हिफाजत के लिए पास रखे। फिर मैं रेंगता हुआ शकाफ में से गुजर कर लहद में चला गया। सोनिया भी मेरे पीछे पीछे रेंगती हुई अंदर आ गई। अंधेरे में पहले तो हमें कुछ भी नज़र न आया, फिर हम एक दूसरे के जिस्म, बाजू, सर और आंखें नजर आने लगी। सोनिया कच्ची दीवार के साथ लगकर बैठ गई। मैंने आहिस्ता से कहा, शगाफ में झाड़ियों के बीच में से तुम्हें ताज़ा हवा अंदर आती रहेगी। तुम यहाँ घबराओगी तो नहीं? अगर वो अपने मकान के ड्राइंग रूम से उठकर सीधी वहाँ आई होती तो शायद दहशत के मारे चीख मार कर बाहर निकल पड़ती। लेकिन वो न जाने कितनी अजीतें बर्दाश्त करके आई हुई थी कि इस तंगो तरीक लहद के कोने में भी ऐसे इत्मीनान से बैठी थी कि जैसे ये उसके घर का ड्राइंग रूम हो। कहने लगी, मुझे एक ही तशवीश लगी है आमिर, और वो ये कि तुम कोई ऐसा इंतज़ाम करने में कामयाब हो सकोगे जो हमें यहाँ से फ़रार होने में मदद दे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं था कि वो काफ़ी हद तक ठीक कह रही थी, लेकिन मैं किसी सूरत में हिम्मत हारने वाला नहीं था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं कोई न कोई बंदोबस्त जल्द ही कर लूँगा, और कुछ भी ना हुआ तो यहूदियों की कोई मोटर लॉन्च अगवा करके यहाँ से उसे निकाल कर ले जाऊँगा। सोनिया कहने लगी, मोटर लॉन्च दिन के वक्त ऊपर से देखी जा सकेगी। यहूदियों के पास यहाँ 2 छोटे जहाज़ भी हैं। उन जहाज़ों पर से वो हमें गोलियां मारकर हलाक कर देंगे या हमारी मोटर लॉन्च को 10 बम फेंक कर तबाह कर देंगे। इस बात का मुझे पहले ख्याल नहीं आया था। मैंने कहा, यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम सिर्फ इस बात का ख्याल रखना कि दिन के वक्त किसी हालत में भी इस लिहाज से बाहर मत निकलना। रात को मैं एक चक्कर ज़रूर लगाया करूँगा। अगर किसी रात में ना आया तो समझ लेना कि कोई ऐसी ही मुश्किल पड़ गई है कि मैं बस्ती से नहीं निकल सकता। अब मैं जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे फरार का इल्म हो जाने से पहले पहले मैं वापस बस्ती में पहुँच जाना चाहता हूँ। मैं कल रात को आऊँगा। खुदा हाफिज़। मैंने सोनिया का हाथ थाम कर उसे आहिस्ता से दबाया और उसे अल्लाह के हवाले करके लाद के शगाफ से रेंग कर बाहर आ गया। बाहर आते ही मैंने शगाफ के आगे झाड़ियाँ, दरख्तों की टहनियाँ और घास फूस इस तरह से डाल दिया कि अंदर ताज़ा हवा भी जाती रहे, और बाहर से अगर कोई खड़ में नीचे उतर कर देखे तो उसे मालूम भी ना हो सके कि यहाँ कोई शगाफ है।
खाड़ी के किनारे पर से होता हुआ मैं गड्ढे के पीछे से होकर जंगल में आते ही तेज तेज वापस चलने लगा। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। जंगल में दूर एक उल्लू 2 बार बोलकर चुप हो गया। जिस वक्त मैं बस्ती में पहुंचा, रात ढलना शुरू हो गई थी। मैं केले के झुंडों की तरफ से होकर उपलों के ढेरों के करीब से गुजरता हुआ अपनी झोंपड़ी में आकर इस तरह टाट पर बैठ गया जैसे किसी ने मुझे वहां गिरा दिया हो। अब मुझे महसूस हुआ कि मैंने कितना बड़ा और किस कदर खतरनाक कारनामा सर अंजाम दिया है। मैंने अपने पाँव पर बंधा हुआ कपड़ा उतार दिया। यह कपड़ा जगह जगह से फट गया था। उन्हें मैंने कोने में संदूक के नीचे दबा दिया। मेरी कोहनियाँ और घुटने छिल गए थे जिनमें से खून रस रहा था। हाथों और पिंडलियों पर हल्की हल्की खराशें थीं। मैंने अंधेरे में अपनी बुशर्ट उतार कर देखी कि उन पर कहीं खून के धब्बे तो नहीं हैं। बुशर्ट पर चाक के करीब एक धब्बा मुझे दिखाई दिया। यह यकीनन खून का धब्बा था। मैंने फैसला कर लिया कि इसे जला देना चाहिए। मैं बुशर्ट हाथ में लिए खामोशी से झोंपड़ी से बाहर गया। एक झोंपड़ी के आगे उपलों का एक अलाव आहिस्ता आहिस्ता सुलग रहा था। उसमें से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। मैं झोंपड़ी में वापस गया और संदूक के नीचे से वो कपड़ा भी उठा लिया जिसे मैंने पाँव पर बांध रखा था। मैं किसी किस्म का निशान अपनी झोंपड़ी में नहीं रखना चाहता था। मैं अलाव के पास गया और छड़ी से आग को कुरेदा। हवा लगने से आग रोशन हो गई। मैंने बुशर्ट और फटे हुए कपड़े को आग पर रखकर इधर उधर से खुश्क टहने लाकर उसके ऊपर लगा दिया। फिर दोबारा फूंके मारी। उपलों ने आग पकड़ लिया। मैं वापस अपनी झोंपड़ी में आकर लेट गया। चंद लम्हों के बाद उठकर अलाव पर एक निगाह डाली। अलाव जल रहा था। बस्ती के लोग रात को मच्छरों और दूसरे हशरातुल अर्श से महफूज रहने के लिए झोंपड़ों के आगे कहीं कहीं रात को आग जरूर जला दिया करते थे। मैंने नेकर उतार कर कोने में रख दिया और अपना वही मद्रासी लिबास यानी धोती और सलूका पहनकर गले में जेनो डाला और टाट पर लेट गया। मुझे मालूम था कि दिन के निकलते ही एक तूफान मच जाएगा। हो सकता है जजीरे के एटमी कम्प्लेक्स की जानब से दिन निकलने से पहले पहले शोर की आवाज़ें आना शुरू हो जाएं। इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे कान उधर ही लगे हुए थे, लेकिन अभी तक उधर से किसी खतरे का अलार्म या किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। रात सुनसान और खामोश थी। थकावट की वजह से किसी वक्त मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती थीं। मुझे सोनिया का भी ख्याल आ रहा था। अगर वो घबरा कर लाश से बाहर आती है तो फिर उसके साथ मेरी मौत भी यकीनी थी, क्योंकि उसके पास एक ऐसा चाकू था जो दादा रमिया का था और वह सुराग रसानों को मुझ तक पहुंचा सकता था। दूसरी तरफ मुझे यह ख्याल परेशान कर रहा था कि सुबह जब सिक्योरिटी चीफ की यहूदी बीवी मैडम को यह पता चल जाएगा कि सोनिया फरार हो गई है और 2 सिक्योरिटी गार्ड मार दिए गए हैं, तो वो ये यकीन कर लेगी कि मैंने उसे गायब किया है। मगर अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड यहूदियों का खून शायद वह बर्दाश्त न कर सके। मैंने उसे लाख कहा भी कि मुझे सोनिया को उसकी राह से हटाने के लिए उन संतरियों को हलाक करना पड़ा। तब भी खतरा था कि वो किसी कमज़ोर जज्बे के ज़ेर असर अपने खामद को यह सब कुछ न बता दे। मैंने जैसे एक दस्ती बम का सेफ्टी पिन निकाल कर अपनी जेब में रख लिया था। मैं उठकर बैठ गया। यहूदी मैडम मेरे लिए खतरे का शदीद निशान बन गई थी। अगर मैं उसे ये बताता हूँ मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही सोनिया फरार हो चुकी थी, तब भी वो अपने खामद को बता सकती थी कि फरार की रात मैं वहाँ पर गया था। बाहर सूरत वो एक कमज़ोर औरत थी। अब मुझे एहसास होने लगा कि मैंने उसे हमराज बनाकर कितनी बड़ी गलती की थी। हकीकत यह है कि 2 यहूदी संतरियों के खून बह जाने के बाद मुझे मैडम की वफादारी और राजदारी पर शुबा होने लगा था। वो किसी भी जज्बाती कमज़ोरी में आकर सेहूनी कौमी जज्बे के तहत अपने खामद को मेरे बारे में बता सकती थी कि मैंने सोनिया को मंत्रों के जरिए गायब करने के लिए 2 यहूदियों को हलाक कर दिया है। नींद जो पहले आ रही थी अब बिल्कुल ही गायब हो गई थी। मैडम का जिंदा रहना भी मेरे मिशन की तबाही का बायस बन सकता है। तो क्या मुझे मैडम को भी अपने रास्ते से हटा देना चाहिए? यह बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं वापस झोंपड़ी में आकर लेट गया और मैडम को हमेशा के लिए खामोश कर देने की महज़ब और मोहतात तरकीबों पर गौर करने लगा। मैडम की मौत से तूफ़ान के अंदर एक तूफ़ान उठ सकता था। इसके लिए मुझे इंतहाई होशमंदी और आला तरीन प्लानिंग की ज़रूरत थी। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। आँख खुली तो अध खुले दरवाजे में से झोंपड़ी के अंदर धूप आ रही थी। मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गया। मैंने सबसे पहले उपलों के अलाव को देखा। वो जलकर राख हो चुका था और उसके साथ मेरी शर्ट और पाँव वाला कपड़ा भी जल चुका था। मैंने आस्तीन उठाकर कोहनियों को देखा। वहाँ खून जम गया था। पिंडलियों पर चंद खराशें भी थीं, मगर उसे मेरी धोती ने छुपा रखा था।
रम्या की बीवी सुखमनी चूल्हे के सामने बैठी रोटी पका रही थी। बेजार हसीना संथा पास ही बैठी देगची मांज रही थी। दादा रम्या नारियल पीते हुए झोंपड़ी से बाहर निकला और मुझे देखकर बोला, बेटा आज फिर तुम देर से उठे, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, रोटी चाय तैयार है। इन लोगों की तरफ से संथा के साथ ब्याह करने के लिए दबाव भी बढ़ रहा था। यह एक अलग रोमांटिक ट्रैक चल रहा था जिससे मुझे ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं मुँह हाथ धोकर सुखमणि के पास बैठ गया। उसने खुश होकर कहा, बेटा आज संथा तुम्हारे लिए खुद काफ़ी बनाएगी। मैंने संथा की तरफ देखा। वो खामोशी से सर झुकाए देगची मांजने में लगी हुई थी। मैंने इन लोगों से सिर्फ 1 महीने की मोहलत मजीद ले रखी थी। बहाना ये बनाया था कि अभी अपनी पहली बीवी का ख्याल किसी वक्त मुझे उदास कर देता है। दादा रम्या इसलिए खामोश हो गया था कि उसे मालूम था कि मुझे रहना तो वहीं है, आज नहीं तो कल मुझे उसकी बेटी से ब्याह करना ही पड़ेगा। इतने में समंदर की तरफ से 2-3 मोटर लॉन्चों के तेज तेज गुजरने की आवाज़ें आई। फिर एक छोटा जहाज शोर मचाता गिड़गिड़ाता बस्ती के ऊपर से गुजर गया। दादा रम्या ने नारियल मुँह से हटाकर ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोला, आज सुबह सुबह हवाई जहाज़ उड़ने लगा। मैं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। सोनिया के फरार का पता चल गया था और सिक्योरिटी फोर्स हरकत में आ गई थी। फिर अचानक ऊपर तले 4 धमाकों की आवाज़ आई। यह तोप के गोलों की आवाज़ थी जो शायद समंदर में कहीं फेंके गए थे। दादा रम्या और उसकी बीवी सुखमनी भी चौंक गए। बस्ती के दूसरे लोग भी झोंपड़ों से बहरा गया। यह धमाके कैसे थे दादा? क्या लड़ाई शुरू हो गई है? सब हैरान और मुतफक्र थे। मैं भी उनके साथ हैरान हैरान सा खड़ा था। इसके बाद मशीन गन के कई बरस्तों के धमाके फिजा में गूंज गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब तो बेजार और सर्दो बेजान लड़की संथा भी बर्तन छोड़कर अपने बाप के पास आकर खड़ी हो गई थी। इतने में सिक्योरिटी फोर्स के 15-20 वर्दी सिपाही लंबे लंबे डग भरते आस्तीन गन्ने हाथों में लिए बस्ती में दाखिल हो गए। जो आदमी जहाँ खड़ा था वहीं डर के मारे बैठ गया। मैं भी दादा रम्या के पास ही ज़मीन पर बैठ गया। दूसरे आदमियों की तरह मैंने भी अपने हाथ आजाना अंदाज में बांध रखे थे। ये मरतूब धूप में जले हुए सुर्ख चेहरों वाले सिक्योरिटी फोर्स के इसराइली सिपाही थे जिन्होंने आते ही बस्ती के लोगों को बेदर्दी से ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। उन्होंने झोंपड़ियों में घुसकर तकरीबन सारा सामान बाहर फेंक दिया। औरतें सहम कर बैठ गईं, बच्चे रोने लगे, मर्द हाथ बांधकर फटी फटी आंखों से यह देखते और रहम की भीख मांग रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनसे कोई सवाल करता। मैं जानता था कि यह सब कुछ किस लिए हो रहा है। मैं भी हाथ बांधे तमिल और हिंदी ज़बान में उनसे बार बार रहम की दरख्वास्त कर रहा था। वह तूफान की तरह और सारी बस्ती को उलट पलट कर आंधी की तरह गुजर गया। जब लोगों को कुछ होश आया तो वो आपस में हैरानी से सर हिलाते हुए चेमा गोया करने लगे। औरतें बिखरा हुआ सामान, उल्टे पड़े बर्तन समेटने और बच्चों को संभालने लगी। दादा रम्या ने उठकर आदमियों को शांत रहने की अपील की और कहा, भाइयों, ज़रूर बाहर से किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है। ये लोग दुश्मन की तलाश में यहाँ आए होंगे, सब ठीक हो जाएगा। रम्या की बीवी भी अपने टूटे हुए चूल्हे की ईंटें दोबारा जोड़ रही थी। संथा खामोशी से बाहर बिखरे हुए मेले कपड़े उठाकर झोंपड़ी में रख रही थी। सिक्योरिटी चीफ के बंगले पर गहरी खामोशी छाई थी। मैं मामूल की तरह जूता बाहर उतार कर बंगले में दाखिल हुआ तो देखा कि नाश्ते की मेज़ पर कोई नहीं था। तमिल नौकरानी चूल्हे पर गर्म पानी की केतली रख रही थी। मैंने उससे तमिल ज़बान में पूछा कि साहब बीबी कहाँ हैं? आज अभी तक आई नहीं क्या? उसने मुझे खामोश रहने का इशारा करते हुए ऐसा से कहा, साहब मुँह अंधेरे चले गए थे, एक जीप उन्हें आकर ले गई थी। मैडम कमरे में परेशान बैठी फ़ोन कर रही है। भगवान कृपा करे, तोपें भी चली थीं, तुमने आवाज़ सुनी थी ना? मैं खामोशी से अपने मामूल के काम में लग गया, सिर्फ इतना कहा कि भगवान जाने क्या बात हुई है। इतने में मैडम के बेडरूम का दरवाज़ा खुला और वो टेलीफोन सेट हाथ में लिए तार संभालती बाहर निकली। मैंने हाथ बांध कर सलाम किया। उसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। उसके चेहरे पर फिक्र और तरद्दुद के असरात थे। टेलीफोन नाश्ते की मेज़ पर रखकर उसने तमिल नौकरानी से कहा कि बरामदे में जाकर सफाई करे। मुझे कहा टीकर मेरे लिए काफ़ी बना कर लो। मैं जी मैडम साहब कहकर काफ़ी बनाने लगा। नौकरानी बाहर बरामदे की तरफ चली गई। उसके जाते ही मैडम किचन में आ गई और घबराई हुई आवाज़ में बोली, पाकिस्तानी लड़की गायब हो गई है। वहाँ से 2 संतरियों की लाशें भी मिली हैं, क्या उनको तुमने मारा है? उसके लहजे से मैंने उसके दिल की सही कैफियत को समझने की कोशिश की। क्या वह मुझसे मालूमात हासिल करना चाहती है या मुझसे इतराफ़ जुर्म करवा रही है?
ایک لمحے کے اندر اندر جیسے میرے دل میں ایک نئے خیال نے جنم لیا اور میں نے تعجب سے پوچھا، کیسے غائب ہو گئی؟ سنتریوں کو کس نے مارا؟ میڈم میں تو رات وہاں نہیں جا سکا تھا، تعویذ کی راکھ والی پڑیا تو ابھی تک میرے پاس ہی جھونپڑی میں رکھی ہوئی ہے۔ یہودی عورت حیرت سے مجھے تکنے لگی، تو کیا تم نے اس کے سر میں تعویذ کی راکھ ڈال کر غائب نہیں کیا؟ میں نے ہاتھ باندھ لیے اور کہا، میڈم رات میں جانے والا تھا، مگر اچانک مجھے خیال آیا کہ ویدوں میں لکھا ہے کہ یمراج دیوتا کا منتر صرف پورنما کی چاند کو ہی پڑھا جاتا ہے، اور چونکہ یہ رات پورنما کی رات نہیں تھی اس لیے میں رک گیا اور جھونپڑی سے باہر نہ نکلا۔ آپ حکم کریں تو میں ابھی آپ کو اپنی جھونپڑی سے تعویذ کی راکھ والی پڑیا لا کر دکھا دیتا ہوں۔ میڈم ناشتے کی میز پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں جلدی سے کافی کی پیالی بنا کر اس کے پاس گیا اور کہا، میڈم پاکستانی لڑکی کو کس نے غائب کر دیا؟ لیکن آپ کے لیے یہ ایک نیک شگون ہے میڈم، آپ کا دشمن اپنے آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ میڈم ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، لیکن 2 سنتری بھی مارے گئے ہیں۔ ملٹری کمانڈ نے میرے خامن سے اس حادثے کی وضاحت طلب کر لی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے میڈم؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ میڈم کافی کی پیالی میں چمچہ ہلا رہی تھی، کہنے لگی، ہو سکتا ہے میرے خامن کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا عہدہ گھٹا کر اسے واپس حیفا بھیج دیا جائے۔ ایسا لازمی طور پر ہونا ہی تھا، لیکن میں نے ایک بر وقت منصوبے سے ان تمام واقعات کا رخ اپنے طرف سے موڑ کر دوسری طرف کر دیا تھا۔ اب میں میڈم کے سامنے بری الذمہ تھا، اور اس حکمت عملی کی وجہ سے میڈم بھی میرے ہاتھوں اگلی دنیا میں پہنچنے سے بچ گئی تھی۔ میں اب اپنی پوزیشن کو بے لوث اور مستحکم کرنے میں لگ گیا۔ میں نے فوراً کہا، میڈم آپ کیوں گھبراتی ہیں؟ میں آپ کو منتروں والا پانی دم کر کے دوں گا، اسے صاحب کے نہانے والے ٹب میں ڈال دینا، تمہارے صاحب کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اس کی ساری توجہ اب اپنے خامند کو بچانے پر مرکوز ہو گئی تھی۔ اسے مجھ پر اس قدر اعتقاد تھا کہ میرے صرف اتنا کہنے پر کہ میں رات اپنی جھونپڑی میں ہی تھا اس نے مزید مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میڈم آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ میں جو آپ کی خدمت کے لیے یہاں موجود ہوں، ایسا منتر پڑھ کر آپ کو پانی دوں گا کہ اس پانی سے نہاتے ہی آپ کے خامند کے سر کی ساری بلائیں ختم ہو جائیں گی۔ اس یہودی عورت کا ہاتھ ٹھنڈا تھا۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میرے ہاتھ سے ایسی باوفا اور خامند سے محبت کرنے والی عورت کا خون نہیں ہوا۔ میں نے یوں ہی 2-4 سنسکرت کے اشلوک پڑھے اور کہا، ان اشلوکوں کو جب میں آدھی رات کو تپسیا کرنے کے بعد پڑھ کر پانی پر پھونک ماروں گا تو اس کا اثر 1000 گنا بڑھ جائے گا۔ میڈم نے گڑ گڑا کر کہا، ڈی کر میرے خامند پر مقدمہ نہ چلے، نہیں تو ہماری بڑی بے عزتی ہوگی۔ میں نے بھی پہلی بار میڈم کے سر پر شفقت کے انداز میں ہاتھ رکھا اور کہا، میڈم آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آپ میری بہن ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے خامند کا بال تک بیکا نہ ہوگا، معمولی سی دفتری کارروائی ہوگی اور پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کا خامند اسی عہدے پر اسی جگہ رہے گا۔ میڈم کی پریشانی تو میری باتوں سے کافی حد تک دور ہو گئی۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کئی بار مجھے یقین دلایا کہ وہ اس راز کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دے گی کہ ہم نے اپنے طور پر بھی سونیا کو غائب کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اگرچہ میں اس کی جانب سے 50% مطمئن ہو گیا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے سونیا کو زیادہ دیر اس جزیرے پر رکھنے کا خطرہ مول نہیں لینا ہوگا۔ ایک چھوٹا طیارہ ایک بار پھر چکر لگاتا ہوا ہمارے بنگلے کے اوپر سے گزر گیا۔ میڈم نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور بولی، یہ ضرور کسی پاکستانی گوریلے کی کارروائی ہے۔ ڈیکر تم نے تو جزیرے پر کسی اجنبی کو چلتے پھرتے نہیں دیکھا؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں میڈم، میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا۔ میڈم کہہ رہی تھی کہ پاکستانی لڑکی کو یقیناً کوئی پاکستانی گوریلا ہی جیل سے نکال کر لے گیا ہے۔ اس نے ہمارے 2 آدمیوں کو بھی قتل کر دیا ہے، مگر وہ بہت جلد پکڑا جائے گا۔ یہاں سے اس کا بچ کر نکل جانا بہت مشکل ہے۔ پوری ملٹری فورس حرکت میں آ گئی ہے۔ میں نے کہا، میڈم یہاں پاکستانی گوریلا کیسے آ گیا؟ مگر کوئی بات نہیں، ہماری فوج اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں بھی خیال رکھوں گا، مجھے کہیں نظر آ گیا تو اسے وہیں دبوچ لوں گا۔ سیکورٹی چیف دوپہر کو کھانے پر بھی نہ آیا۔ 2 بار اس کا فون آیا۔ میڈم نے فون سنا۔ گھنٹی بجتے ہی میں کسی نہ کسی بہانے فون والی میز کے ارد گرد منڈلانے لگتا کہ میڈم کی برانی گفتگو سن سکوں۔ اس کی باتوں سے یہی اندازہ ہوا کہ معاملہ خطرناک حد تک تشویش انگیز صورتحال اختیار کر گیا ہے اور سیکورٹی چیف کی انکوائری شروع ہو سکتی ہے۔ دوسری دفعہ فون سننے کے بعد میڈم کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی برانی گفتگو سن لی تھی، لیکن انجان بن کر پوچھا،
कोई फिक्र वाली बात तो नहीं हुई मैडम? उसने कहा कि साहब के खिलाफ रिपोर्ट हो सकती है कि हिफाजती इंतजाम न कैसे। मैंने कहा मैडम, मैं आज ही रात मंत्रों वाला पानी दम करूँगा, कल साथ लेता आऊँगा। मैडम ने कहा नहीं नहीं डिकर, तुम अभी झोंपड़े में जाकर ये काम शुरू कर दो और शाम को मुझे पानी की बोतल ला कर दे दो। मैं चाहती हूँ कि रात को जब साहब गुस्ल करे तो मैं ये पानी टब के पानी में मिला दूँ। मुझे क्या एतराज़ हो सकता था। मैं उसी वक्त अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। बस्ती में नॉर्मल ज़िंदगी बहाल हो गई थी, मगर औरतों के चेहरे सहमे हुए थे। मर्द बंगलों और दफ्तरों में काम पर जा रहे थे, मगर औरतें इधर उधर बैठी चाय में गोया कर रही थीं। रम्या की बीवी सुखमणि मेरे दोपहर को आने पर हैरान हुई। मैंने बहाना बनाया कि सर में दर्द था, इसलिए आ गया हूँ, झोंपड़ी में लेट कर कुछ आराम करूँगा। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना दूँ। मैंने कहा नहीं, मैं कॉफ़ी पी कर आ रहा हूँ, मैं खाना भी नहीं खाऊँगा। मैं झोंपड़ी में आ गया। अंदर आते ही मैंने कागज़ के एक टुकड़े को आग लगाकर उसकी राख ली और एक अलग पुड़िया बांधकर जेब में रख लिया। फिर मटके में से पानी लेकर एक छोटी खाली बोतल में भरकर बोतल अपने पास रख लिया और लेटकर सोनिया को वहाँ से निकाल ले जाने पर गौर करने लगा। मेरा ख्याल बार बार सोनिया की तरफ जाता, जो जंगल में तोते वाली लहद में पड़ी होगी। सिपाही ज़रूर उस जंगल को भी छान रहे होंगे। दिल में एक ही धड़का लगा था कि कहीं कोई सिपाही तोते तक न पहुँच जाए, कहीं किसी को कोई शक न पड़ जाए कि तोते के अंदर कोई छुपा हुआ है। अगरचे बज़ाहिर इसका कोई इम्कान नहीं था, वो जगह बहुत महफूज थी, उधर मुश्किल ही से किसी का ख्याल जा सकता था। मैं यूं ही दिल को तसल्लियाँ देता रहा। रात को मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था और मेरा जाना ख़तरनाक भी हो सकता था। तोपों और जहाज़ों के सन्नाटे सोनिया ने भी लहद में छुपे छुपे सुने होंगे। वो ज़रूर इस सूरत हाल से परेशान होगी। मैं उसे जाकर सही वाक़यात से आगाह करना चाहता था। इसी तरह दोपहर हो गई, फिर शाम होने लगी। मैं झोंपड़ी से बाहर निकल रहा था कि संथा को देखा, जो कांसी की कटोरी में मेरे लिए कॉफ़ी ले आ रही थी। मुझे देखकर रुक गई और बोली, दादा ने तुम्हारे लिए कॉफ़ी भेजी है। कांसी की कटोरी उसने मेरी तरफ बढ़ी। मैंने कटोरी पकड़ लिया और वहीं से वापस मुड़ गया। मैं वहीं से मैडम के बंगले की तरफ रवाना हो गया। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि साहब थोड़ी देर के लिए आया था और फिर वापस चला गया। मैडम को मैंने कदरे मुतमईन सा देखा तो समझ गया कि सिक्योरिटी चीफ उसे ज़रूर कोई हल्की सी खुशखबरी सुना गया है। मैंने किचन में जाकर मैडम को सबसे पहले तो राख वाली पुड़िया दिखाई और कहा कि ये वो यमराज के मंत्रों वाली राख है जो मैं जेल में लेकर जाना चाहता था, मगर नहीं गया। मैं गैर शौरी तौर पर मैडम के सामने अपने आप को बार बार बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, डिकर, यह खतरनाक राख है, इसे बहा दो। फिर मैंने उसे पानी की छोटी बोतल जेब से निकाल कर दिया और कहा कि मैंने पूरे 1000 मंत्र पढ़कर इस पानी पर दम किया है। ये पानी आज रात साहब के टब में गुस्ल करने से पहले मिला देना, सब ठीक हो जाएगा। मैडम ने आयशा से कहा, तुम्हारे भगवान की वजह से साहब पर मिलिट्री वालों ने जो इल्ज़ाम लगाए थे, उनमें से 2 इल्ज़ाम जो बड़े सख्त थे वापस ले लिए गए हैं। मैंने मैडम को मुबारकबाद दिया और कहा, देखा मैडम, अभी मैंने मंत्र शुरू ही किए थे कि साहब की आधी मुसीबत कट गई। अब ये पानी जब टब के पानी में गिरेगा और साहब इसे नहाएगा तो बाकी मुसीबत भी ख़त्म हो जाएगी। मैडम के एतकाद में मज़ीद इजाफा हो गया था। उसने बोतल लेकर जल्दी से किचन की अलमारी में बंद करके रख दिया और कहा कि मैं आज ही रात इसे साहब के नहाने से पहले टब में डाल दूंगी। सिक्योरिटी चीफ आज रात के पहले पैर तक भी बंगले पर वापस नहीं आया था। लाजमी बात थी कि सिक्योरिटी की टॉप सीक्रेट मीटिंग हो रही थी। इस दौरान में समंदर की तरफ से गश्ती मोटर लॉन्चों के गश्त लगाने की कई बार आवाज़ें सुनाई दी। मैंने खाना बस्ती में आकर दादा रमिया के साथ ही खाया। सिक्योरिटी की जानब से पाकिस्तानी लड़की के फरार और 2 यहूदी सिपाहियों के कत्ल की बात दबा दी गई थी। बस्ती में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि यह सब कुछ क्यों और क्या हो रहा है।